दोस्तों, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लल्लन नाम का एक आदमी रहा करता था। लल्लन बहुत ही आलसी कामचोर था। वह कोई काम ढंग से नहीं करता था। वह महीने में केवल 1 या 2 दिन ही काम करता था और पूरे महीने घर में खाली पड़ा रहता था। एक दिन लल्लन घर में बैठे बैठे सोचता है, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेले की वजह से मेरा मन भी नहीं लगता कि सभी लोग कितने खुशहाल हैं। बस एक मैं ही हूँ जो फटे हाल जिंदगी जी रहा हूँ। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ। अगर मैं शादी कर लूँगा तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकूँगा। मुझे अपनी शादी के बारे में रामू काका से बात करनी चाहिए। फिर लल्लन अपने रामू काका के घर चला गया और काका से बोला, काका, अब मैं अकेले रहते रहते थक गया हूँ। मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी शादी करवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। काका बोला, लेकिन लल्लन, तू कुछ करता तो नहीं है। 1 दिन काम करता है और 4 दिन घर में रहता है। लल्लन बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जो लोग घर बसाते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत तुम करना नहीं चाहते हो तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। काका, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं खूब मन लगाकर मेहनत करूँगा और पैसे कमाऊँगा, लेकिन आप मेरी शादी करवा दो जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। ठीक है लल्लन, मैं जल्दी ही कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कुछ दिनों में रामू काका ने लल्लन की शादी करवा दी। लल्लन जब अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचा तो लल्लन के घर की हालत देखकर उसकी पत्नी रमा घबरा गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, ये घर है या कबाड़ खाना? क्या हाल बना रखा है घर का। रमा को देखकर लल्लन बोला, क्या हुआ रमा, तुम क्या सोच रही हो? आज से यह घर तुम्हारा ही है। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारी वजह से घर भी खुशहाल हो जाएगा। अब तुम आराम कर लो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। रमा पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करती है और फिर खाना बनाती है। लल्लन घर लौटता है। अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाकर लल्लन सोचने लगता है, आज वर्षों बाद इतना स्वादिष्ट और पेट भर के खाना खाया है। अब मुझे किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रोज रमा के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाया करूंगा। इस प्रकार यूं ही कुछ दिन बीत गए। जब रमा ने देखा कि उसका पति सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कहीं काम धंधा करने नहीं जाता, तो एक दिन रमा अपने पति लल्लन से बोली, आप सारा दिन घर पर सोते रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप कुछ करते क्यों नहीं? लल्लन बोला, भाग्यवान, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं ये सोच रहा था कि मुझे काम की तलाश करनी चाहिए। रमा बोली, कब तक सोचते रहोगे? ऐसे सोचने से घर नहीं चलता है, काम धंधा करने से चलता है। अब केवल थोड़ा सा ही आटा बचा है जिससे 2-4 दिन की ही रोटी बन सकती है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। लल्लन बोला, अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, ईश्वर ने चाहा तो मैं जल्दी ही कोई काम तलाश कर लूंगा। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। सारा घर का राशन खत्म हो जाता है। रमा अपने पति से कहती है, अब घर में भोजन बनाने के लिए कोई भी सामान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पकाऊं और क्या तुम्हें खिलाऊं। लगता है अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा। लल्लन ने कहा, तुम परेशान मत हो रमा, मैं अभी घर के राशन का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर लल्लन घर से चला जाता है। घर की यह हालत देखकर रमा सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। यह आदमी तो एकदम निकट्टू है, इसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी। यह तो कुछ काम धंधा करना ही नहीं चाहता। कुछ ही देर में लल्लन सामान से भरे 2 झोले लेकर अपने घर आता है। इतना सारा राशन का सामान देखकर रमा अपने पति से बोलती है, आपके पास तो एक भी पैसे नहीं थे, तो फिर आप यह सामान कहां से लेकर आए? लल्लन बोला,
अरे भाग्यवान, मैं यह सारा सामान अपने मित्र रणजीत की दुकान से उधार लाया हूँ। जब मैं कोई काम करूंगा तो उसके पैसे लौटा दूंगा। रमा बोली, क्या तुम यह सामान उधार लाए हो? किसी का उद्धार करना अच्छी बात नहीं है। तुम कुछ करते तो हो नहीं, फिर उधार कैसे चुकाओगे? अगर तुमने समय पर उधार नहीं चुकाया तो आज उधार देने वाले कल इज्जत खराब करेंगे। तब क्या होगा? लल्लन बोला, तब की तब देखा जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूं, हर चीज का पहले से ही इंतजाम करके रखता हूं। अब जब भी घर का राशन खत्म हो जाता तो लल्लन किसी न किसी से पैसे उधार लेकर घर का राशन ले आता। इस तरह उस पर काफी कर्ज हो गया। लोग अपना पैसा लेने के लिए उसके घर पर आने लगे। इस सबसे परेशान होकर रमा गुस्से में अपने मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद लल्लन की हालत पहले जैसे हो गई। एक दिन लल्लन सोचने लगा, जब से रमा अपने मायके गई है तब से मेरी हालत पहले जैसी हो गई है। ना तो घर में कुछ खाने को है और ना ही अब कोई उधार देता है। कर्ज वालों की सुबह शाम लाइन लगी रहती है। रमा सही कहती है कि उधार वालों के पैसे कहां से लौटाएंगे। मुझे कैसे भी करके उधार वालों से अपना पीछा छुड़ाना होगा। एक काम करता हूं, अपने ससुराल चला जाता हूं। 1-2 महीने वहीं रहूंगा और खूब खा पीकर मौज करूंगा। कर्ज वालों से पीछा छुड़ाने का यह अच्छा तरीका है। न यहाँ पर रहूंगा और न ही कर्ज मांगने वाले मुझे परेशान करेंगे। अगले ही दिन लल्लन अपने ससुराल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत थक गया। लल्लन थक कर अपने आप से बोला, पैर में बहुत दर्द होने लगा है, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, वरना ससुराल वाले पहुंचते पहुंचते तो मैं ही मर जाऊंगा। फिर लल्लन कुछ देर के लिए उस पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद वह अपने ससुराल की ओर चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद लल्लन फिर से थक गया और बोला, कोई सवारी भी तो नहीं है जिस पर बैठकर मैं अपने ससुराल जा सकूं। तभी लल्लन की नजर एक घोड़े पर पड़ती है। घोड़े को देखकर लल्लन खुशी से झूम उठता है। अरे वाह, कितना खूबसूरत घोड़ा है, इससे बेहतर सवारी मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन यह घोड़ा है किसका? इसका मालिक कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है यह अपने मालिक की नजर से बचकर भाग गया है। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा इस घोड़े की सवारी करके। फिर लल्लन उस घोड़े के पास जाकर उसकी पीठ पर बैठ गया। अरे वाह, यह तो बहुत ही सीधा मासूम घोड़ा है। इसने मुझे अपनी पीठ पर इतनी आसानी से बैठा लिया। अब तो मुझे अपने ससुराल पहुंचने में बहुत ही कम समय लगेगा। और घोड़े से बोला, चल मेरे सीधे और शरीफ घोड़े, चल जल्दी मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दे। उसके बाद मैं तुझे पेट भर के काले चने खिलाऊंगा। लल्लन के कहते ही घोड़ा चलने लगता है। फिर वह बहुत तेजी से भागता है। घोड़े की रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाती है कि लल्लन की हालत खराब हो जाती है। फिर लल्लन घोड़े की पीठ से नीचे जमीन पर गिर जाता है। हाय, मार डाला कमबख्त ने। मैं तो इसे बड़ा सीधा समझ रहा था, लेकिन यह तो एक नंबर का बदमाश निकला। आज मैं इस घोड़े की ऐसी मरम्मत करूंगा कि यह भी जिंदगी भर याद रखेगा कि मेरा भी लल्लन से पाला पड़ा था। रुक अभी, रुक, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। फिर लल्लन ने उस घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। उसके बाद उसे पीटने लगा। एकदम लल्लन के दिमाग में ख्याल आया कि कहीं इस घोड़े का मालिक मुझे घोड़ों के पीटता हुआ देख न ले। अगर इसके मालिक ने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं होगी। फिर लल्लन उस घोड़े को पेड़ से बांधकर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वह अपने ससुराल पहुंच जाता है। लल्लन को उसके ससुराल में देखकर लल्लन के ससुर कहते हैं, अरे दामाद जी, आप, मैं अभी रमा से आपके बारे में ही बात कर रहा था। आपकी उम्र तो बहुत लंबी है, आप बताइए सब ठीक ठाक है ना? लल्लन बोला, हाँ ससुर जी, सब ठीक ठाक है। मुझे आपकी याद आ रही थी
इसलिए आपके दर्शन करने चला आया। पास खड़ी रमा सब समझ रही थी कि लल्लन झूठ बोल रहा है, वह तो मुझे लेने आया है। तभी रमा के पिता ने बोला, अरे रमा, तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो बेटा, जाओ दामाद जी के लिए पानी वानी लेकर आओ। रमा लल्लन के लिए पानी लेने चली जाती है और इधर लल्लन के ससुर जी ने कहा, दामाद जी, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इतने में ही रमा लल्लन के लिए पानी ले आती है। फिर रमा लल्लन से कहती है, कैसे हैं जी आप? अरे भाग्यवान, मैं तो मौज में हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, आप दूर से चलकर आए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में रमा लल्लन के लिए मिठाई ले आती है। मिठाइयों की थाली देखकर लल्लन अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम यह मिठाई क्यों लाई हो? मिठाई खा खा कर तो मेरा जी भर गया है, अब तो मेरा मिठाइयों की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। लल्लन की यह बात सुनकर रमा सोचने लगती है, लगता है इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है, तभी तो यह मिठाइयाँ खाने से मना कर रहे हैं, वरना यह तो मिठाई बहुत खाते थे। तभी लल्लन बोला, अरे भाग्यवान, क्या सोच रही हो? लाओ यह मिठाई मुझे दे दो। अब तुम मेरे लिए इतने प्यार से मिठाई लाई हो, इसलिए थोड़ी बहुत तो खानी पड़ेगी। जाओ तुम मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रमा लल्लन के लिए खाना बनाने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद घर के बाहर शोर मचने लगता है। लल्लन घर से बाहर आकर लोगों से पूछता है, अरे भैया, इतना शोर क्यों मचा रखा है, क्या बात हो गई? लल्लन के ससुर बोले, दामाद जी, इस आदमी का घोड़ा कहीं भाग गया है। पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इसका घोड़ा नहीं मिला है। अपने ससुर की बात सुनकर लल्लन सोचने लगा, कहीं इस आदमी का घोड़ा वही तो नहीं है जिसे मैं पेड़ से बांध करके छोड़ आया हूं। घोड़े का मालिक बोला, पता नहीं इस वक्त मेरा घोड़ा कहाँ होगा, मैं उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखता था। लल्लन बोला, आप घबराइए मत, आपका घोड़ा जल्दी मिल जाएगा, जरा आप मुझे अपना हाथ दिखाइए। फिर वह आदमी लल्लन को अपना हाथ दिखाने लगता है। हाथ देखते ही लल्लन बोला, तुम्हारा घोड़ा किसी दुश्मन ने गांव के बाहर वाले जंगल में एक पेड़ से बांध रखा है। लल्लन के ससुर बोलने लगे, लेकिन दामाद जी, आप इसका हाथ देखकर इतने विश्वास से कैसे बता सकते हैं कि घोड़ा बाहर वाले जंगल में पेड़ से बंधा है? लल्लन बोला, वह सब तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप जल्दी से घोड़े को लेने जाओ, इससे पहले कि उस घोड़े को कोई और खोल कर ले जाए। वह जल्दी से गांव के बाहर वाले जंगल में पहुंच जाता है। कुछ देर तलाश करने के बाद उस आदमी को घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ मिल जाता है, जैसे कि लल्लन ने बताया था। उसके बाद वह आदमी अपने घोड़े को लेकर गांव की ओर चल पड़ता है और फिर अपने घोड़े से कहने लगता है, अरे मेरे प्यारे घोड़े, मैंने तुझे कहां-कहां तलाश नहीं किया, हर जगह ढूंढा, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिला। अगर माँ का पति मुझे नहीं बताता तो शायद तू मुझे कभी नहीं मिल ही नहीं पाता। तेरे बगैर तो यार मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो आदमी घोड़े को लेकर घर आ गया और खुशी खुशी गांव वालों से कहने लगा, अरे भाइयों, रमा का पति तो बहुत ही बड़ा अंतर्यामी है। उसने मेरा हाथ देखने मात्र से ही मेरे घोड़े का पता बता दिया। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी हो या कोई चीज खो गई हो तो तुम रमा के पति को अपना हाथ दिखाकर उसके बारे में पता कर सकते हो। यह बात सुनकर सभी गांव वाले लल्लन की प्रशंसा करने लगे। रमा भी अपने पति की प्रशंसा होते देख खुश हो गई। एक दिन रात के समय लल्लन को बेचैनी से हो रही थी, इसलिए वह घर से बाहर आ गया और फिर वह घूमने लगा। घूमते घूमते वह जंगल पहुंच गया। जंगल में उसका सामना चोरों से हो गया। चोरों को देखकर लल्लन बहुत घबरा गया। चोरों के सरदार ने
लल्लन से पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात में जंगल में क्या कर रहे हो? लल्लन बहुत ज्यादा डर गया। वह सोचने लगा, अगर मैंने इन्हें सच नहीं बताया तो यह चोर मुझे मार डालेंगे। ऐसा करता हूँ, इनसे झूठ बोल देता हूँ कि मैं भी चोर हूँ। फिर चोर बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं भी आप लोगों की तरह एक चोर हूँ। बस फर्क इतना है कि तुम लोग एक साथ मिलकर चोरी करते हो और मैं अकेला चोरी करता हूँ। आज कहीं भी चोरी नहीं कर पाया, इसलिए थक हार के अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम भी हमारी तरह एक चोर ही हो। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो। हमारे साथ चोरी करोगे तो खूब मौज करोगे। बेचारा लल्लन मरता क्या न करता, न चाहते हुए भी उसे चोरों के साथ जाना पड़ा। फिर चोरों का सरदार लल्लन से बोला, देखो लल्लन, आज से तुम हमारे साथी हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हम जिस घर में भी चोरी करने जाएंगे, उस घर से हमें केवल वही सामान चुराना है जो कीमती हो, और अपनी कोई भी ऐसी चीज वहां नहीं छोड़ना जिससे हम पकड़े जाएं। सरदार की बात सुन लल्लन बोला, ठीक है भाई, मैं समझ गया। जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। फिर वह सब एक घर में चोरी करने के लिए घुस गए। सभी चोर चुपचाप सामान चुराने लगे। तभी लल्लन की नजर एक पीतल की परात पर पड़ी। रात होने की वजह से वह परात सोने की तरह चमक रही थी। लल्लन ने सोचा, अरे वाह, कितनी बड़ी सोने की परात है। ये इस घर में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। अगर मैंने यह परात उठा ली तो चोरों का सरदार मुझसे बहुत खुश होगा। फिर लल्लन ने वह परात उठा ली। अरे, परात तो बहुत भारी है, इसका तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। एक बार इस परात को बजा कर देखता हूँ, माल अच्छा भी है या नहीं। वैसे जैसे ही लल्लन परात को बजाता है, घर के सभी लोग उठ जाते हैं और वह लल्लन समेत सभी चोरों को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। और फिर उस घर का मालिक राजा को सारी बात बताता है। राजा लल्लन से पूछता है, क्यों भाई, तुम परात क्यों बजा रहे थे? पर रात बजने की वजह से तुम सभी पकड़े गए। लल्लन बड़ी चालाकी से राजा से बोला, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही सीधा साधा एक शरीफ इंसान हूँ। मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए परात बजाई थी। राजा ने लल्लन की बात पर विश्वास कर लिया। भला यह आदमी चोरों का साथी होते हुए भी परात क्यों बजाएगा? अवश्य ही इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ही परात बजाई होगी। फिर राजा लल्लन से बोला, शाबाश नौजवान, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुमने बड़ी ही चतुराई से इन चोरों को पकड़वा दिया। इस खुशी में तुम्हें 20 सोने के सिक्के प्रदान करता हूँ। लल्लन बोला, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज आपका। अब मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए। फिर लल्लन 20 सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाता है। जब लल्लन अपने ससुर को 20 सोने के सिक्के दिखाता है तो उसका ससुर कहता है, रे दामाद जी, इतने सारे सोने के सिक्के कहां से ले आए? लल्लन बोला, ससुर जी, यह सोने के सिक्के मुझे महाराज ने दिए हैं, क्योंकि मैंने चोरों को पकड़वाया है। इसलिए महाराज ने मुझे यह 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए। दामाद जी, हम लोग तो रात से आपको तलाश कर रहे थे। हमने तो समझा था कि दामाद जी बगैर बताए अपने गांव चले गए, लेकिन आपने तो बड़ी ही बहादुरी का काम किया। उन चोरों को पकड़वाकर पूरे गांव में लल्लन की होशियारी की बात फैल जाती है कि रमा का पति बहुत ही होशियार है। उसने गांव में चोरी करने वाले चोरों को पकड़वाया है। रमा अपने पति की बहादुरी की बात सुनकर सोचने लगती है, मेरी तो मति मारी गई थी, जो इनके बारे में न जाने क्या क्या सोचती थी कि एक नंबर के निखट्टू हैं।
सारा दिन घर में पड़े रहते हैं, लेकिन मैं तो गलत थी। यह तो बहुत ही समझदार और होशियार हैं। आज के बाद मैं इनके बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगी। गांव के बहुत से लोग लल्लन से मिलने आने लगे। लल्लन भाई, आपने तो कमाल कर दिया, लेकिन हमें भी तो बताओ, आपने चोरों को पकड़ा कैसे? अरे भाई, यह सब तो मेरी ज्योतिषी विद्या का कमाल है। मुझे तो एक दिन पहले ही पता चल गया था कि गांव में चोरी होने वाली है। फिर उन चोरों को रंगे हाथ पकड़कर राजा जी के पास ले गया। अब तो पूरे गांव में यह बात और भी ज्यादा फैल गई कि लल्लन एक बड़ा ज्योतिषी है। एक दिन अचानक रानी का हार चोरी हो गया। पूरे नगर में चोर की तलाश की गई, लेकिन चोर का कुछ अता पता नहीं चला। फिर राजा मंत्री से बोले, मंत्री जी, चोर का कुछ पता चला कि नहीं? मंत्री ने कहा, महाराज, अभी तक उस चोर का पता नहीं चला, लेकिन महाराज, हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जिसे हर चीज का ज्ञान है। वह जरूर हार के बारे में बता सकता है। कौन है वह आदमी जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला? महाराज, आप उसे जानते हो। वह आदमी वही है जिसे आपने चोरों को पकड़वाने के खुशी में 20 सोने के सिक्के इनाम दिए थे। सैनिकों, जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लल्लन को हमारे पास लेकर आओ। फिर 2 सैनिक लल्लन को पकड़कर राजा के पास ले आते हैं। फिर महाराज लल्लन से कहते हैं, सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो, तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। लल्लन बोला, थोड़ा बहुत जानता हूं, ईश्वर की कृपा से। राजा बोले, ज्योतिषी लल्लन, तुम वाकई अलग सोच वाले आदमी हो। जो लोग अकलमंद होते हैं वह कभी अपनी सलाहियत की तारीफ नहीं करते। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। रानी का हार कोई चुरा कर ले गया है। तुम्हें चीज का ज्ञान है। अब तुम हमें बताओ, रानी का हार कौन चुरा कर ले गया? तुम्हारे पास कल तक का समय है। कल तक रानी का हार मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। राजा की बात सुन लल्लन बोला, जो हुक्म महाराज, कल तक रानी का हार जरूर मिल जाएगा। इतना कहकर लल्लन अपने घर चला गया और फिर सोचने लगा, अब क्या होगा? लल्लन, मैं रानी का हार कहां से तलाश करूं? अगर मैंने कल तक महाराज को रानी का हार नहीं दिया तो वह मुझे सूली पर लटका देंगे। मुझे यह मेरे झूठ बोलने की सजा मिल रही है। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरी मदद कर। लल्लन यह सोच ही रहा था कि उसके पास उसकी पत्नी रमा आ जाती है। वह लल्लन से कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? और आपको महाराज ने क्यों बुलाया था? महाराज को मुझसे कोई जरूरी काम था, बस इसी सिलसिले में बुलाया था। अच्छा, तुम जाओ और मुझे कुछ देर आराम करने दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। फिर लल्लन घर के बाहर चारपाई पर लेट गया। वह पूरी रात सोचता रहा कि कल राजा मुझे मार देगा, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो लल्लन उठकर बैठ गया और खुद से ही बातें करने लगा। आरे निंदिया सुबह, राजा गर्दन काटे तो हारी, इससे पहले राजा तो हारी गर्दन काटे, उससे पहले तू आजा। लल्लन यह बात खुद से इसलिए कह रहा था कि नींद तुम जल्दी आ जाओ, सुबह तो राजा मेरी गर्दन काट ही देगा। लेकिन लल्लन की बात उसके पड़ोस में रहने वाली औरत सुन लेती है। उसका नाम निंदिया था। वह राजमहल में काम करती थी। वही रानी का हार चुरा कर लाई थी। लल्लन के मुंह से यह बात सुनकर वह औरत डर जाती है और अपने आप से कहती है, अरे लगता है लल्लन ज्योतिषी को मेरे बारे में पता चल गया है। अब वह राजा को बता देगा, फिर राजा मुझे और मेरे पति को मार देगा। फिर वह औरत लल्लन के पास पहुंच जाती है और लल्लन से कहती है, अरे मुझे माफ कर दो ज्योतिषी, आप महाराज को मत बताना कि हार मैंने चुराया है, वरना महाराज मुझे और मेरे पति को मार देंगे। मुझे कैसे भी बचा लो, मैं लालच में आ गई थी। उस औरत की बात सुनकर लल्लन बोला,
ठीक है, मैं राजा को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। जाओ, वह हार मुझे लाकर दो। फिर निंदिया लल्लन को वह हार लाकर दे देती है। अगली सुबह हार लेकर लल्लन राजा के पास पहुंच जाता है और फिर वह हार राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर महाराज बहुत खुश होते हैं और वह लल्लन से कहते हैं, लल्लन ज्योतिषी, तुम्हारा जवाब नहीं, वाकई हर चीज का ज्ञान है। हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। फिर राजा लल्लन को 100 सोने के सिक्के देकर विदा कर देते हैं। अब लल्लन के पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। फिर लल्लन अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव चला जाता है और वह अपना सारा कर्ज चुका देता है। उसके बाद लल्लन एक बहुत ही आलीशान घर बनाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिताता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।